हेलो दोस्तों, बिहार स्पेशल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज तक हम लोगों ने टोटल लगभग में 7 से 8 क्लास जो है बिहार स्पेशल से संबंधित कर चुके हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास को बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा है। और आज जो प्राचीन इतिहास का आखिरी मतलब प्राचीन बिहार के क्लास का जो है आखिरी क्लास यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद हम मध्यकालीन बिहार को देखेंगे, उसके बाद आधुनिक बिहार को भी एक एक करके देखेंगे और हिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जियोग्राफी और पॉलिटी को ये स्टार्ट कर लेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि हम इसी तरह की और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल, ठीक है। मौर्योत्तर काल में देखिएगा कि जब मौर्य काल की समाप्ति हो जाती है, यानी एक तरह से कहे तो पतन होने लगता है, तो उसके बाद जो है स्थानीय शासक उभरते हैं और विदेशी शासक भी जो है भारत में उभरते हैं। स्थानीय शासक में देखिए जैसे शुंग वंश हो जाएगा, कर्ण वंश हो जाएगा और सातवाहन वंश हो जाएगा। इसी प्रकार विदेशी शासक में देखिएगा तो हिंद यवन जो है ये जो है कौन है, तो ये सेल्यूकस निकेटर का एक तरह से कहिएगा तो यह साम्राज्य का नाम था या वंश का नाम था, ठीक है। उसके बाद शक देखिएगा, शक के बाद पल्लव देखिएगा और लास्ट में कुषाण देखिएगा जो कश्मीर के साइड में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, गुप्त वंश को यहाँ से पहले हम देख लेते हैं। तो गुप्त वंश की स्थापना की बात कर लेते हैं, श्रीगुप्त ने किया था। और श्रीगुप्त को आपको याद रखना है 240 से 280 ईस्वी तक, ठीक है। ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी याद रखिएगा, 240 से 280 ईस्वी तक, ठीक है, में इन्होंने क्या किया था, तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, कौन किया था, ये घटोत्कच गुप्त ने किया था, ठीक है। यानी श्रीगुप्त के बाद जो है वो घटोत्कच गुप्त आए थे, राजा थे, और उन्होंने क्या किया था, तो महाराजा की उपाधि प्रथम बार जो है वो धारण किया था। घटोत्कच के बाद कौन आता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य जो आप पढ़ते हैं मौर्य वंश में वो अलग है, और ये चंद्रगुप्त प्रथम है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसमें आएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि 320 से लेकर 335 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था, और वास्तविक संस्थापक भी इन्हें माना जाता है गुप्त वंश का। और लिच्छवियों की राजकुमारी जो है कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक था। अब बोलिएगा कि महाराजा का उपाधि धारण करने वाला घटोत्कच था, हाँ, महाराजा की उपाधि यहाँ पे देखिएगा तो धारण करने वाला प्रथम कौन था, तो घटोत्कच गुप्त था। और महाराजा धीराज, धीराज जो इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, ये धारण करने वाला आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ दिया गया है कि कनिष्क जो है, कनिष्क के समय में, और इन्होंने एक तरह से कहे तो शक संवत स्टार्ट किया था, कब, 78 एडी में किया था। और इसी के साथ ही विक्रमादित्य विक्रम संवत, ठीक है। और ये कब किया था, 58 बीसी में गुप्त संवत का ये हुआ था, तो ये 320 एडी में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए गुप्त वंश के और भी जो महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में यहाँ पे विस्तार में दिया गया है, तो यहाँ से हम इसे भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा था समुद्रगुप्त, इसके बारे में। यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और स्मिथ ने इन्हें क्या कहा था, तो भारत का नेपोलियन कहा था, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इसे कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी उपाधियों की बात कर ले तो परम क्रमांक हो गया, अति रथ हो गया, ठीक है। इनके अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित जो है प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। यानी प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जो समुद्रगुप्त के एक तरह से कहे तो दरबारी कवि जो थे हरिसेन, उनके द्वारा जो रचित है प्रयाग प्रशस्ति, इनसे जो है संबंधित अभियानों की, युद्ध अभियानों की कहे तो, या किसी क्षेत्र को जीत के कैसे मिलाया गया था, इस सब के बारे में वहाँ पे चर्चा मिलता है। उसके बाद देखिएगा कि समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, तो इसी के कारण इसे कविराज भी कहा गया है। उत्तरापथ के 9 राज्यों को तथा दक्षिणापथ के 12 राज्यों को क्या किया था, तो इन्होंने जीत लिया था, ठीक है। दरबारी कवि का नाम क्या था, तो इनके समुद्रगुप्त थे, इनके दरबारी कवि का नाम हरिसेन था। वैष्णव धर्म को ये मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने के साक्ष्य मिला है, ठीक है। लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण समुद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया था, ये बात आपको ध्यान रखता है। और समुद्रगुप्त इनके द्वारा जो है ना अश्वमेध यज्ञ कराने का भी प्रमाण मिला है। अब यहाँ पे देखिए जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हम लोगों ने समुद्रगुप्त को देखा था, और समुद्रगुप्त का फिर जो बेटा आ जाता है
उसका नाम पड़ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये 375 से लेकर 415 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। शकों को पराजित कर दिया था कब? 389 ईस्वी में इन्होंने किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये बात आपको ध्यान रखना। अन्य उपाधि में देखिएगा तो देवगुप्त, देवराज और देवश्री, ये सभी जो उपाधियां है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की है। उसके बाद है कि ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह इन्होंने किया था और कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वटाकट नरेश रुद्रसेन से इनका विवाह हुआ था। कहने का मतलब जो है जो कुबेर नाग इनकी पत्नी थी उनसे जो उत्पन्न हुआ था पुत्री, उनका नाम क्या था? प्रभावती था। और उनका विवाह कहाँ हुआ था? तो गुप्त, इनका जो विवाह हुआ था वो वकाटक के राजा जो थे रुद्रसेन द्वितीय, उनके साथ जो है ये हुआ था इनका विवाह। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षिका के रूप में शासन किया था। यानी जब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी प्रभावती थी वो अपने छोटे से पुत्र को की संरक्षिका बनकर शासन करते हैं। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया था। किसके सपोर्ट में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सपोर्ट से इन्होंने किया था। चीनी यात्री फाहियान के बारे में देखेंगे कि वह किनके शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा पाया था और भारत में 14 वर्षों तक रहा था। याद रखिएगा 399 से 1414 ईस्वी तक यहाँ पे दिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से क्या किया है? संबोधित किया गया है और मेहरौली लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का ही माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अगर आप देखेंगे तो नवरत्न भी रहते थे, ठीक है, जिनमें आपका नाम हो जाता है कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, अमर सिंह, वरामिहिर, शंकु, छनपक हो गया, वररुचि, वेताल भट्ट और घटोत्कच। ये आपको याद रखना है 9, ठीक है। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ नाम, जिससे आपको यहाँ पे कालिदास हो जाते हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आते हैं? तो यहाँ पे कुमारगुप्त आ जाते हैं। कुमारगुप्त आपको याद रखना है और ये 415 से 455 ईस्वी तक शासन करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र जो है ना कुमार गुप्त 415 में शासक बनता है, ठीक है, 415 में शासक बनता है। ये ध्रुव देवी की पुत्री थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इनके शासनकाल में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। और ये कितने बार न जाने क्वेश्चन बना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, किस वंश के द्वारा किया गया था। तो यह कुमार गुप्त के द्वारा गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। जो गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। कुमारगुप्त के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो स्कंद गुप्त आ जाता है। स्कंद गुप्त ये 455 से लेकर 467, ठीक है, ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। मध्य एशिया के बर्बर जो जाति हून था, हून का आक्रमण जो है इन्हीं के समय में हुआ था। किसके? तो स्कंद गुप्त के समय में जो है वो हून जनजाति का आक्रमण हुआ था। स्कंद गुप्त के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे है कि इसने हूनों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया था। और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में यह बात की जानकारी मिलती है कि किस तरह इन्होंने हून को हराया था। अभिलेख में हूनों को मल्लेच्छ कहा जाता है, ठीक है, मतलब जो ये जूनागढ़ अभिलेख है इसमें हूनों के लिए जो है मल्लेच्छ शब्द का उपयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, यानी एक तरह से कहे तो उसका मरम्मत करवाया था, ठीक है। शाकादित्य की उपाधि धारण किया था किसने? तो स्कंद गुप्त ने किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। ये बात आपको ध्यान रखना है। और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया, यहाँ पे ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब गुप्त वंश के प्रशासन को यहाँ से देखिएगा तो गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक, ठीक है, न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन जो था वो देश के बाद भुक्ति और भुक्ति के बाद विषय, विषय के बाद ग्राम के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से ये जो किया गया था। देश का प्रधान कौन होता था? तो गुप्ता होता था। और भुक्ति का प्रधान उपरिक और विषय का प्रधान जो विषयपति होता था। और ग्राम का प्रधान देखिएगा तो ग्रामिक होता था। अर्थव्यवस्था की बात करें गुप्त काल में अर्थव्यवस्था क्या था? तो इस काल में जो है ना कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत था। कृषि पर 1/4 से लेकर 1/6 तक जो है टैक्स लगाया गया था। और कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग पर भी जो है वो क्या किया गया था? तो उद्योग पर भी
टैक्स लगाया गया था। ये बात आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह की बात कर ले गुप्त वंश के दौरान, तो ताम्रलिपि था, तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर की बात कर लेते हैं उज्जैन था। बंदरगाह कौन थे, तो ताम्रलिपि, और सबसे जो इम्पोर्टेंट नगर कहेंगे व्यापार की दृष्टि से तो उज्जैन था। इस काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था, तथा चांदी के सिक्कों को क्या कहा था, रुपया का कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी, और इस काल में जो है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है कि गुप्त काल के दौरान जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी वैदिक काल के समय से ही, वह जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। कई उपजातियों का उदय हुआ था, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि कायरथ जाति जो था का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। किसका, तो कायरथ जाति का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है कि इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था, और इस काल में दास प्रथा का भी क्या था, तो विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। और यहाँ पे जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का क्या मिलता है, तो प्रमाण मिलता है। यानी पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो 510 ईस्वी में जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से इनका मिलता है। आपके लिए एक सवाल है, कमेंट करके बताइएगा कि सती प्रथा का जो अंत है, ठीक है, वो किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया था, ठीक है, आपको ये बताना है। उसके बाद काला देखेंगे, गुप्त काल के समय जो है काला देखेंगे। तो गुप्त कला जो है ना, गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ था। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण हो जाता है, नागर शैली में गुफाओं का निर्माण हो जाता था, तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। बिहार आपको पता है जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। उसके बाद देखिए गुफाओं के निर्माण में अजंता का गुफा हो गया, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, तथा बाघ की गुफा जो मध्य प्रदेश का निर्माण गुप्त काल के दौरान हुआ, और इस गुफाओं से बौद्ध तथा हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। और उसके बाद देखिएगा तो गुप्त काल का जो है साहित्य के बारे में देखेंगे, तो इस काल में जो है साहित्य का भी विकास हुआ था। प्रमुख रचनाएं में देखिएगा तो कालिदास के यहाँ पे पुस्तक आ जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे पुस्तक कालिदास के मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मालविका अग्निमित्र हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संगम हो गया, मेघदूत, ऋतु संहार और विक्रमवंशियम, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे विष्णु शर्मा की पुस्तक देखने को मिलते हैं गुप्त काल के दौरान। पंचतंत्र, वात्स्यायन का कामसूत्र हो गया, अमर सिंह का अमरकोश हो गया, काम नंद का नीति सार हो गया, शूद्रक का क्या हो जाएगा, तो मृच्छकटितम, ठीक है। आर्यभट्ट का देखिएगा तो आर्यभट्टियम हो गया, सूर्य सिद्धांत, और 10 गीतिका। ब्रह्मगुप्त का देखिएगा तो ब्रह्म सिद्धांत यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सब क्या होता है, तो गुप्त काल का जो है साहित्य है। उसके बाद देखिएगा तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कल की वीडियो में, ठीक है, अब हम लोग कल की वीडियो में जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे आधुनिक बिहार का। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट किया और अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ से देखिएगा पाल वंश को भी देख लेते हैं, प्राचीन बिहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी स्थापना गोपाल ने किया था, कब, तो 750 ईस्वी में इन्होंने किया था, 750 ईस्वी में। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो धर्मपाल था, ये बात आपको याद रखना है। और शायद ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग भी लिए थे। उसके बाद देखिएगा तो सोमपुर जो है महाबिहार बांग्लादेश में भी ये पड़ता है, का निर्माण किसने, तो धर्मपाल ने करवाया था। और यहाँ पे देखिएगा तो धर्मपाल को प्रतिहार शासक वत्सराज ने पराजित किया। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक जो है वत्सराज को पराजित किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको ये बात आपको ध्यान रखना है, जैसे इसकी स्थापना किसने की थी, तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था, और इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना। कहाँ करवाया था, तो बिहार शरीफ में करवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो ये धर्मपाल ने किया था, और उदंतपुरी की तो गोपाल ने। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों
एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। ये बात जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और उसके बाद देखिए कि धर्मपाल ने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया था। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना था। और देवपाल ने जावा इंडोनेशिया क्षेत्र देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक जो है ना बाल पुत्र देव को नालंदा के बिहार बनवाने के लिए जो है 5 गांव को क्या किया था, तो दान में दे दिया गया था। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि धर्मपाल जो है पाल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हो जाता है, तो इनके विषय में आपको तो जानकारी रखना ही चाहिए। देवपाल ने क्या किया था, तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात आपको याद रखना है। देवपाल के बाद जो है आपका विग्रहपाल, महिपाल और रामपाल आदि ने क्या किया था, तो इन्होंने शासन किया था। अब पालकालीन की क्या कहते हैं कला देख लेते हैं इस समय की। तो पालकालीन जो है कांस्य की मूर्तियां अपनी कलात्मक के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, धीमन एवं धीठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और कांस्य से निर्मित मूर्तियां अधिक पाई गई है इस समय, इस काल के दौरान। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं उसमें हम लोग मध्यकालीन बिहार के बारे में देखेंगे। और बाकी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे फिर से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो मध्यकालीन बिहार से संबंधित होने वाला है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद।